डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। मुहर्रम के पहले दिन ही पूरा कमरा मोहल्ला रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। शव दफनाने के विवाद में सिया समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर बांस बला और रोड़ेबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। झड़प की सूचना मिलते ही डीएसपी एसडीओ के साथ कई थानों की पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। दरअसल कमरा मोहल्ला में कब्र खोदने को लेकर शुक्रवार की सुबह 8 बजे दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। एक पक्ष कब्र खोदकर शव दफन करने को लेकर अड़ा रहा, वहीं दूसरा पक्ष शव दफन नहीं करने को लेकर अड़ गया। इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों से दर्जनों समर्थक एक दूसरे पर रोड़ेबाजी और पत्थरबाजी करने लगे। इसकी सूचना पर नगर थाने व सिकंदरपुर ओपी की पुलिस पहुंची। बवाल बढ़ता देख काजी मोहम्मदपुर पुलिस और मिठनपुरा थाने की पुलिस को बुलाई गई। साथ में एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार व नगर डीएसपी राम नरेश पासवान पहुंचे। दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष अपनी मांगों को लेकर दोपहर 1 बजे तक अड़े रहे। प्रशासन भी मौके पर जमी हुई है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इधर हिंसक झड़प में घायल हुए लोगों का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया है। जानकारी के मुताबिक तकी खां के वंशज जफर आलम का गुरुवार की देर रात निधन हो गया। इसके बाद शुक्रवार की सुबह उनके परिजन कमरा मोहल्ला इमामबाड़ा के समीप जमीन पर कब्र खोदकर उन्हें दफन करने का काम शुरू किया, लेकिन इस बीच सैयद मोहम्मद काजिम शबीब ने अपने समर्थकों के साथ इसका विरोध किया। एसडीओ पूर्वी ने कमरा मोहल्ला स्थित इमामबाड़ा को सील कर दिया है। इसके बाद परिजनों ने शव को गोला रोड स्थित कब्रिस्तान में दफनाया। हालांकि कमरा मोहल्ला में तनाव बरकरार है। एसडीओ पूर्वी के निर्देश पर नगर डीएसपी राम नरेश पासवान पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी है। दूसरी ओर हिंसक झड़प में घायल हुए युवक ने नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। हमारे भाई का डेट हो गया है, इसके कारण हम लोग आए थे यहाँ पे। कब्र खना रहा था, मौलाना काजिम शबीब जो है वो रोका। हमने बोला क्यों रोक रहे हो, तो उसके बाद उसने हम पे हमला किया, गाली गलौज करने। उसके बाद उसके लोगों ने मेरे पे हमला किया। काजिम शबीब भी था और पूरा चिंटू था, उसका लड़का था आसिफ हुसैन था, सबने मिलके मारा है। ईटा से भी मारा गया है और हाथ में क्या था उससे भी मारा है। हमारे भाई लगते हैं, उन्हीं के का ये घायल है। एक वो लड़का है उसके हाथ में लगा है। 3 आदमी 4 आदमी हम लोग 4 आदमी थे। वो पूरा झुंड पहले से बुला के रखे हुआ था। झुंड में हम लोग को लोग ने मारा है। काजिम शबीब के इशारों पे मारा है। उसने इशारा दिया तब उसके आदमियों ने हमला किया हम पे। कितने लोग हमला किए उधर से? मतलब कि आपके जितने लोग हैं वहाँ पे सारे आदमी थे, 100 लोग थे, सबने मिलके हमला किया। हम लोग मतलब हम पे जो भी किया है, सिंटू उसका लड़का किया है, मौलाना काजिम के इशारों पे किया है। पप्पू था, आसिफ था और 4-5 और थे जिनको हम नहीं देख पाए सही से। नाम बताइए अपना। 30 मिनट पे इंतकाल कर गए, जिसके लिए मेरे बाप भाई और दादा वगैरह यहीं हैं। और ये जो स्टेट आप सामने में इमामबाड़ा मस्जिद देख रहे हैं, ये मेरे ही पूर्वज का दिया हुआ है, ना कि उनके बाप दादा का दिया हुआ है। ठीक है, मौलाना काजिम शबीब के बाप दादा का नहीं दिया हुआ है, ये हमारे पूर्वज का दिया हुआ है। हमारे बाप दादा यहाँ पर हैं। आज मेरे भाई का डेथ हुआ था रात में, तो हमने यहाँ पर लाके कब्र खुदवाया। कब्र खुदवाने भाई के बगल में एक भाई और देते वहीं पर उनका बगल में है। और कब्र खुदवाने के दौरान वो मेरे भाई को भी मारा, जिससे नगवासा फाड़ दिया उसका और बाकी लोग को रोका। हमारे पूर्वज का ये स्टेट दिया हुआ है। क्या मांग कर रहे हैं? मांग हम ये कर रहे हैं कि सारा का अरेस्टिंग करवाइए और इस पर ऑलरेडी वक्फ बोर्ड का फैसला ट्रिब्यूनल का हो चुका है। ये अवैध कब्जा किया हुआ है सब लोग, और मैंने ऐसे नहीं खुदवाया, फिर भी मैंने ऑथराइज मुतवल्ली जो वक्फ बोर्ड का है उससे परमिशन लिया, उसने परमिशन दिया, तो यहाँ पर ये हुआ। और इलीगल पर्सन ने अपने मसल पेंस लोग को रख के अटैक किया है और जानलेवा हमला किया। ये मोहम्मद तकी खां वक्फ स्टेट की ज़मीन है और वक्फ का पूरा कानून हिंदुस्तान का भी यही है और शरीयत में भी यही है कि वक्फ में जो डीड में लिखा है, वक्फनामे में, उससे हट के काम नहीं हो सकता है। यहाँ वक्फनामे में ज़मीन काफ़ी थी जो ख़त्म हो गई। कम से कम अभी 7.5 बीघा ज़मीन थी जो घट के 3.5 बीघा रह गई। उसी तरह कम से कम 7,000 बीघा देहात में थी जो सब करीब करीब कब्ज़ा हो गई और बिक गई। वक्फ बोर्ड चुपचाप तमाशा देख रहा है
उसी तरह वक्फनामे में लिखा हुआ है कि कहाँ पे कब्र बनेगी और कहाँ पे कब्र नहीं बनेगी। कुछ लोग अपना वर्चस्व कायम करने के लिए जहाँ चाहते हैं अपने ख़ानदान वालों की कब्र बना देते हैं। उसी तरह यहाँ के ऊपर वक्फनामे में नहीं लिखा डीड में है कि कब्र किसी की होगी। इससे पहले बनती रही, लेकिन जब से जनता जागरूक हुई, हम लोग रहे, तब से यहाँ पे किसी की कब्र नहीं बन रही है। लेकिन कुछ लोग जो ज़मीन पहले बेच चुके हैं और बेचना चाह रहे हैं, वो लोग मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे मुर्दे को लाए हैं। उन्हीं का इंतकाल हो गया है ताकि कोई हंगामा हो, इशू डाइवर्ट हो जाए। कब्रिस्तान बगल में गोला रोड में है, वहाँ जाके जिसकी ज़मीन वक्फ बोर्ड बेच रहा है, पहले उसकी ज़मीन जो है 26 कट्टा थी, या मुश्किल से 19 कट्टा रह गई है। उस ज़मीन को बचाने कोई नहीं आया। कब्रिस्तान की ज़मीन में दुकान खोली है, पैसा वक्फ बोर्ड खा रहा है, वहाँ कोई नहीं बचाने जाता। उस ज़मीन को जो बिक रही है वक्फ बोर्ड की, जो आरिफ रज़ा जिसका एडमिनिस्ट्रेटर है वक्फ बोर्ड का, उसको कोई बचाने नहीं जाता। ज़मीन बिक रही है और यहाँ दफन करने आ रहे हैं, जो कानून से और शरीयत से दोनों से गलत है। हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया है। जब तक के कब्र बनना यहाँ पे नहीं रुकेगी, हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, इसलिए कि कानून के भी खिलाफ है या धर्म के भी खिलाफ है कि जहाँ कब्र नहीं बन सकती है वहाँ कब्र नहीं बनाई जा सकती। इसलिए कि इस्लाम का भी कानून है और इस्लाम शरीयत का भी कानून, इस्लाम का गस्बी जगह पे कोई काम नहीं हो सकता, इंक्रोचमेंट जहाँ पे हो। ये इंक्रोचमेंट है जो कानून और शरीयत के लिहाज से जायज़ नहीं है। हम लोग इसे नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो भी हमको संवैधानिक तरीका। कोई मारपीट, थोड़ा बहस हुई, कुछ लोगों ने बड़ी गालियाँ दी, हमको गाली दी है काफ़ी लोगों ने। कोई इंजोर्ड, कोई अपना सर पर मार के फोड़ ले या फोड़ ले तो अब नहीं बात है। ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं केस करने के लिए, वो सब अलग मामला। हमने कुछ नहीं देखा है, हमको नहीं मालूम, हमने देखा भी नहीं है। सर देखिए, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि दोनों पक्षों को समझा बुझा करके तनाव को कम कर दिया जाए, परंतु अंत में यही निर्णय लिया गया है कि इस पूरे क्षेत्र को तत्काल अभी हम लोग निषेध कर दें किसी भी कार्य के लिए। इसी क्रम में अभी इमामबाड़े को भी सील कर दिया गया है और जो मैयत थी उसको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए उन्हें निर्देशित कर दिया गया है। फिलहाल अभी सील रहेगी, मुहर्रम भी सर है, उसको लेकर क्या कुछ? अभी वरीय पदाधिकारियों को हम लोगों ने सूचना दे दिया है। नॉर्मलसी बहाल होने के बाद सब चीज़ का निदान है। वैसे भी कोविड-19 के चलते इमामबाड़े मस्जिदों में अभी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी पर रोक है, इसलिए ऐसी कोई इमरजेंसी की बात नहीं। फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। हम लोग यहाँ जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उनको भी अवगत करा दिए हैं और हम लोग दोनों जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रभार में हैं, एसडीएम साहब हैं, हम लोग हैं, सारे लोग देख रहे हैं, स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। जो भी होगा हम लोग शांति बनाए रखेंगे। तो इस तरह का जो माहौल क्रिएट कर उस पर कार्रवाई, माहौल को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, देख रहे हैं, माहौल बिगड़ने नहीं देंगे, हम लोग हैं अभी यहाँ। भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। इस दिन महिलाएं 24 घंटे से भी अधिक समय तक निर्जला रहकर गौरी शंकर की पूजा करती हैं। अगले दिन सुबह विधिवत पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का समापन होता है। मान्यता है कि हरितालिका तीज का व्रत करने से सुहागिन महिला के पति की उम्र लंबी होती है। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों को शिव पार्वती अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। वहीं कुंवारी लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को शहर के कई मंदिरों में महिलाओं ने पूजा अर्चना कर अपने पति के लंबी उम्र की कामना की। साथ ही अपने अपने घरों में भी सुहागिन महिलाओं ने शिव पार्वती की पूजा कर हरितालिका व्रत किया। ये मतलब पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। मतलब कि पूजा पाठ है, आदमी करते रहता है, इसीलिए वो इसी से व्रत किया जाता है। वो पा लिए तो उसके बाद पार्वती जी की, तो हम लोग भी कर रहे हैं। क्या क्या किया जाता है इसमें? इसमें है सब वस्त्र है, और जिसको शक्ति है आभूषण दीजिए, या बांस का पात्र में अन्न ब्राह्मण को दान दिया जाता है, और फल वगैरह से, मिष्टान से, मेवा से सबसे इनको प्रसन्न किया जाता है। भोले भोले और उसके बाद हम लोग सरगई खाते हैं। उसमें दही जो भी हो, फल हो, मिठाई हो, जो भी हो सब खाते हैं उसमें लगे। और सवेरे सहते हैं, सह के सामने पूजा करते हैं। किस लिए यह पर्व किया जाता है? पति के लंबी उम्र के लिए पर्व करते हैं। सालों साल से परंपरा बना हुआ है, उसके लिए पति के लंबी उम्र के लिए करते हैं। उसमें सबको अति बना रहे संसार में। क्या करती हैं ये व्रत? पति के लंबी उम्र के लिए। क्या किया जाता है इसमें? इसमें
फास्टिंग किया जाता है। बीते दिनों जिलाधिकारी ने राज्य सरकार के निर्देश पर लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर दुकानों के खोलने को लेकर समय निर्धारित किया था, जिसको लेकर दुकानदारों और लोगों में काफ़ी आक्रोश का माहौल है। उनका कहना था कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का कोई समय दुकान खोलने का नहीं होता है। इतना समय तो खोलने और बंद करने में ही लग जाता है। वहीं इस बारे में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आज बताया कि यह बात संज्ञान में आई है। आज नया आदेश जारी कर दिया जाएगा। संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये हर कोई भी व्यवस्था जो है 10 से 15 दिन भी सरकार नहीं चला पा रही, ये जिला प्रशासन नहीं चला पा रहा। पहले हुआ कि रात भर खुली रहेगी, शनि रवि को बंद रहेगा। फिर एक हमारे चैम्बर की तरफ से मैसेज आया कि सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। और फिर उसके 2-3 घंटे बाद ही जिला प्रशासन का ऑफिशियल मैसेज आ गया कि 12 से 4 ही खुला रहेगा। 12 से 4 की सबसे बड़ी समस्या है कि आदमी सुबह नहा धो के खा पी के करे क्या, वो बैठे रहे घर पे। फिर वो दिन दोपहरी में आए 12 बजे आए तो 1 घंटा उसको दुकान सरियाना, साफ़ सफाई, पूजा पाठ में लग जाता है, बच जाता है 1-1:30। फिर उसके बाद 3 बजे वो अपना समेटना शुरू करे, तब जाके वो 4 बजे तक दुकान बढ़ सकती है। सरकार की जो नीति है, जो लॉकडाउन का जो मामला अभी चल रहा है कि 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक, तो हमको जहां तक लगता है कि यह सरासर जो है व्यापारियों के साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। इसलिए कि व्यापारी बंधु जिस तरीके से जो है लॉकडाउन के मामला में जिस तरीके से अपना पीड़ा सह रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग व्यापार कर रहे हैं, तमाम व्यापारियों का जो हालत बुरा है, तो हमको जहां तक लगता है कि जिस तरीके से जो है जो सरकार, जो निकम्मी सरकार है, जो अपने ऐप को छुपाने के लिए व्यापारियों को जो है बलि का बकरा बना रहे हैं, और ये 12 से 4 का जो मामला आता है, ये समझिए कि कोई व्यापारी बाहर से कोई आ नहीं पाएगा, न कोई जो अगर स्टाफ जो दुकान में रहता है वो दुकान में स्टाफ नहीं आ पाएगा। इसलिए कि टाइमिंग 4 घंटा के टाइमिंग से बेहतर है कि हमको निकम्मी सरकार जिस तरीके से ये है, तो इससे बढ़िया पूर्ण लॉकडाउन कर दे। इसलिए कि इनके पास तो कोई साधन नहीं है तरीके से। कल हमको मामला एक पता चला कि एक दुकानदार जो है, सब्जी वाला जो है, उनको जो है नींबू जो गिरा करके और उसके ऊपर जीप चढ़ा दिया प्रशासन का। ये भाई बताइए कौन कानून है भाई रे? गरीब तो ऐसा ही मान रहा है, ऊपर से आप मान रहे हैं, ये कोई कानून तो नहीं है। एक तो कोरोना का डर व खौफ, और ऊपर से जो समझिए व्यापारी नहीं, कोई काम नहीं समझिए, रोजगार नहीं, और ऊपर से आप प्रेशर देते, डंडा बरसाते और लाठी बरसाते, तो ये कोई कानून नहीं है। के आलोक में पुनः निर्धारित किया गया था, लेकिन लोगों को भारी असुविधा हो रही है। उसको देखते हुए आज हम लोग इसको रिकंसीडर कर रहे हैं। आज शाम तक इसमें हम लोग एक निर्णय ले लेंगे। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए शहर के पताही में डीआरडीओ एवं सेना के द्वारा बनाए जा रहे कोविड अस्पताल का शुक्रवार को जिलाधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के लिहाज से यह विशेष अस्पताल कई मायनों में न सिर्फ अहम होगा, बल्कि सेना के चिकित्सकों की देखरेख में पूरी तरह अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त भी होगा। इस विशेष कोविड अस्पताल के लिए मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को निःशुल्क बिजली, सड़क एवं सुरक्षा की व्यवस्था करनी है। वहीं पताही में बन रहे टेंट सिटी अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि प्रशासन की पूरी कोशिश है कि इस विशेष अस्पताल को इसी महीने के अंत तक शुरू किया जाए। इसको लेकर जो भी तकनीकी सहयोग की ज़रूरत होगी उसको भी प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगा। डीएम ने कहा कि इस अस्पताल के शुरू होने से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में काफ़ी सहूलियत होगी। जो रक्षा मंत्रालय का डीआरडीओ संगठन है, उसके द्वारा यहाँ पताही में मुजफ्फरपुर के 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। उसी का निरीक्षण हम लोगों ने किया है, और यहाँ की सुविधाओं का भी और उसके बाद यहाँ की सिक्योरिटी का भी। उस पर्पज़ से हमारे एसएसपी साहब 500 बेड का ये कोविड हॉस्पिटल बन रहा है। कोरोना के जो पेशेंट होंगे उनके लिए ये हम लोगों के ज़िले में जो फैसिलिटीज़ है उसके अलावा है, और इसमें 125 बेड का आईसीयू भी शामिल रहेगा। टोटल 500 बेड रहेंगे। यहाँ जांच की भी, सब तरह की जांच की भी सुविधा रहेगी, ऐसा हम लोगों को बताया गया है। और जो डॉक्टर्स हैं वो डीआरडीओ के ही, आर्मी के ही लोग रहेंगे। कुछ पैरामेडिकल स्टाफ भी उनके रहेंगे, कुछ हम लोगों को प्रोवाइड करना है, उसको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। बाकी यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से बिजली की व्यवस्था निःशुल्क,
की गई है और उसके साथ हम लोगों का जो अप्रोच रोड था, पानी की व्यवस्था, ये सब सुरक्षा का, ये सब हम लोगों को करना है, उसको हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है और ये टारगेट हम लोगों का है कि इसी महीने में इसको कंप्लीट करके चालू कर दिया जाए। तो अधिकतम 31 अगस्त तक इसको चालू कर दिया जाएगा। कब तक ये किन किन जिलों को लाभ मिलेगा इस कोविड ये पूरे उत्तर बिहार को लाभ मिलेगा। इस प्रकार का 2 सेंटर बन रहा है, एक मुजफ्फरपुर में और एक पटना में बन रहा है। तो इसका जो है वो एरिया पूरा उत्तर बिहार एक तरह से होगा। तो क्या यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव होंगे वो रहेंगे या जो लोग कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उन लोगों के लिए ये बन रहा है, उन लोगों के इलाज के लिए इसको बनाया जा रहा है। शुक्रवार की सुबह औराई के बागमती तटबंध दक्षिणी पर बेनीपुरी गांव के पास पशुचारा लाने जा रही नाव तेज पूर्वा हवा की चपेट में आने से डूब गई। नाव पर 10 लोग सवार थे, जिसमें 8 पुरुष व महिला तैरकर निकल गए। वहीं एक लड़की व एक महिला दोनों तेज धारा में बह गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। हालांकि एक महिला शांति देवी 60 वर्ष पति कृष्ण नंदन पंडित, जिनका शव 200 मीटर की दूरी से स्थानीय गोताखोर छोटन सैनी द्वारा निकाल लिया गया, जबकि दूसरी लड़की अमृता कुमारी 15 वर्ष पिता दुखरन सैनी का शव लापता है। खोजबीन जारी है। सीओ ज्ञानानंद, बीडीओ विनोद कुमार प्रसाद, पूर्व विधायक रामसूरत राय, वर्तमान विधायक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव समेत सैकड़ों आसपास के लोग पहुंचे हुए हैं। तैरकर जान बचाए जाने वाले सभी सवार सुरक्षित व स्वस्थ हैं। सीओ ने जानकारी दी कि एनडीआरएफ की टीम कटरा से आ रही है। अंचल अधिकारी द्वारा मुझे जानकारी दी गई है तो जोर की हवा के कारण उस नाव में जो लोग बैठे हुए थे वो नाव पलट जाने से तो उसमें संभवतः 8 लोग तो तैर करके बाहर आ गए। 2 थे लोगों की खोज की जा रही थी। अंतिम सूचना तक मुझे एक डेड बॉडी प्राप्त होने की भी सूचना है। दूसरे की तलाश जारी है और जो भी नियमानुकूल है हम लोग करेंगे और आगे से चौकसी बरकरार रखेंगे। हम लोग की इस तरह से तेज हवा में लोग नौका का परिचालन न करें। कल हमने आपको दिखाया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में महिलाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का घोटाला सामने आया है। इसमें कई ऐसी महिलाओं के भी नाम सामने आए हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से भी ज़्यादा है और पिछले 20 वर्षों में उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ है। वैसी कई महिलाओं के खातों में प्रोत्साहन राशि डालकर पैसे की निकासी कर ली गई है, जबकि उन लाभुक महिलाओं को एक बार भी पैसा नहीं मिला। वहीं मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि यह एक गंभीर मामला है। इसमें 4 सदस्यीय जांच दल टीम का गठन किया गया है, जिनसे 2 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है और अगर यह मामला सत्य पाया जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभागीय कार्रवाई के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, वो एक मामला मुसहरी प्रखंड में आया है जिसमें 7-8 महिलाओं के नाम पर बताया गया है कि जो जननी सुरक्षा योजना की राशि है उसको एक ही साल में कई बार भेजा गया है और दूसरा उसमें से कुछ महिलाएं हैं जो कि वृद्ध हैं, उनको पेंशन भी मिल रही है, उनके नाम पर भी भेजा गया है। तो ये गंभीर मामला है। इसके लिए हम लोगों ने एक जांच दल बनाया है 4 सदस्यीय और जांच कर रहे हैं। 2 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगा गया है और अगर ये सत्य पाया जाता है तो इसमें हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। विभागीय कार्रवाई करेंगे ही, इसमें हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। वार्ड 38 की पार्षद शबाना परवीन और पार्षद प्रतिनिधि इकबाल कुरैशी की पहल से गौशाला रोड स्थित बड़ी ईदगाह का जीर्णोद्धार होने जा रहा है। शुक्रवार को नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पक्के की सोलिंग के लिए शिलान्यास कर दिया है। मंत्री की इस पहल से ईदगाह कमेटी के सदस्यों ने नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा का शुक्रिया अदा किया है। मौके पर मौजूद पूर्व पार्षद इकबाल कुरैशी ने बताया कि अब ईदगाह में आने वाले निवासियों को नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ बारिश के मौसम में ईदगाह का जो पूर्वी भाग है उसमें जल जमाव लग जाता था और हमारे ईदगाह में जितने भी नमाज़ पढ़ने आते थे आदमी, उन लोगों को बहुत परेशानी होती थी। और यहाँ आपको लोकल जो है हमारे विधायक भी, एमपी भी हर बार ईद में आते थे। हम लोगों ने सबको कहा, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहर के नगर विधायक और जो हमारे बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने हम लोगों के आग्रह को मानते हुए ईदगाह में अभी 15 लाख रुपये का जो है
ईंट मट्टी या सोलिंग का जो है अपना फंड से पेपर ब्लॉक का दिए हैं, और आधा फिर जो ईदगाह का जो पार्ट बचेगा फिर नेक्स्ट फेज में वो बोले हैं कि करवा देंगे। लेकिन हम लोग इसका शुक्रगुजार हैं कि कम से कम जो हमारे विधायक है, हमारे जो मंत्री हैं, हम लोग अक़लियत को सबका साथ सबके विकास के निगाह से आज ईदगाह में 15 लाख का योजना दिए हैं। हम लोग उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि हम अक़लियतों के बीच में उन्होंने अपने फंड से 15 लाख रुपया इस ईदगाह में दिया है। देखिए, हमारे ये मुजफ्फरपुर की यह जगह जो है बड़ी ईदगाह के नाम से प्रचलित है, और यहाँ हम लोग हर साल जो है यहाँ आते हैं। जब यहाँ पर अवसर होता है उस समय हमारे जो आदरणीय इमाम साहब ने हमसे कहा था कि इसको आप ध्यान दीजिए, तो इस बार इसको पेवर ब्लॉक से बनाया जा रहा है और इसको और सुंदर बनाने की दिशा में अगले साल भी एक और प्रयास होगा जिसमें कि पूरा इस सौंदर्यीकरण हो जाए, जिसमें इमाम साहब आवे तो इनको खुशी मिले और हर इंसान को यहाँ सौभाग्य प्राप्त हो कि यहाँ पर आने से उनको बैठने, अपने नवाज अदा करने में उनकी कोई परेशानी नहीं हो। अल्लाह सबको भला करे, भारत वर्ष को भला करे, पूरे देश हम हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलजुल करके एक इस देश को मजबूत बनावें। यही हमारी कामना इस ईदगाह और बड़ी ईदगाह से हम करते हैं। इमाम साहब खूब करते हैं, ये भी सबको आशीर्वाद देंगे। शुक्रवार को कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष कृपा शंकर शाही ने सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर सवाल खड़ा किया है। कहा कि सुशांत को इंसाफ मिले यह हर कोई चाहता है, लेकिन जदयू और भाजपा सीबीआई के नाम पर दुरुपयोग और राजनीतिकरण कर रही है। अगर नीतीश कुमार में इतनी ही संवेदना है तो मुजफ्फरपुर की बेटी नवरूना हत्याकांड में सीबीआई को जमाना हो गया, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। और तो और मुजफ्फरपुर के प्रथम महापौर और नीतीश कुमार के करीबी समीर कुमार की AK-47 से हत्या हो गई। उस मामले में तो सीबीआई जांच भी नहीं हुई और कुछ भी नहीं हुआ। वहीं बालिका गृह कांड को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाया। सुशांत सिंह राजपूत के कांड का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है जदयू और भाजपा। ये कंप्लीट जो है हिंदुस्तान का एक एक निष्पक्ष आदमी चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, उनके परिवार वालों को न्याय मिले। इसमें कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी शायद ही ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं चाहता होगा कि उसको न्याय मिले। कांड की निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी। ऐसे परिस्थिति में इस चीज़ का सीबीआई के नाम पे दुरुपयोग करना, आप बताइए, अगर नीतीश कुमार में इतनी ही संवेदना है तो ये मुजफ्फरपुर की बेटी सीबीआई का जांच लगे हुए ज़माना हो गया, क्या न्याय मिल पाया है? क्या आप बताइए, एक मेयर रहा हुआ व्यक्ति, मुजफ्फरपुर का प्रथम महापौर की मौत हो जाती है, मामले की लीपापोती हो जाती है। सीबीआई की जांच चल रही है बालिका गृह कांड में, तो क्या बालिका गृह कांड में जो भी हुआ तो सारे लोग पकड़े गए हैं? एक ही व्यक्ति सब चीज़ के लिए दोषी था? क्या प्रशासनिक पदाधिकारी, क्या राजनीतिक व्यक्ति संलिप्त नहीं थे? क्या वहाँ तक जांच पहुँच पाई है? क्या शिकंजा उन पे कस पाया है? तो सीबीआई के नाम पे ये राजनीतिक फायदा उठाने का काम किया जा रहा है यहाँ। नहीं, विपक्ष के द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। नहीं, सीबीआई जांच होना चाहिए, इसमें कहाँ से कोई, तो लेकिन ये कहना कि वो नहीं चाहते हैं, हमने कर दिया, आपने कर दिया, तो क्या कर दिया? यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रथम महापौर मारे गए, 47 से छलनी कर दिया गया उनको, उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? बहुत करीबी थे वो नीतीश कुमार के, क्यों नहीं हुई सीबीआई जांच? नवरूना के परिवार को, नवरूना को क्या न्याय मिल पाया है सीबीआई जांच से? बालिका गृह कांड में जो निरंतर गलत हुआ, क्या लगता है सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा सीबीआई जांच से? अब खुद ही भाजपा ने समय समय पे बोला है कि सीबीआई तोता होता है, सरकारी तोता होता है, तो क्या न्याय मिलेगा? सीबीआई और ईडी और एनफोर्समेंट और सब इनकम टैक्स का किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है भाजपा सरकार, सो लोग नहीं देख रहा है क्या?
तो क्या न्याय का उम्मीद रखना? पिया भय कोतवाल अब डर काहे का? बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी है और कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए हर बूथ से लेकर पंचायत स्तर तक तैयारी कर रही है और अब प्रत्याशियों को लेकर भी सूची तैयार की जा रही है। साथ ही साथ जिले की समस्याओं पर भी सूची बनाई जा रही है। इस बारे में चुनाव अभियान समिति के जिला पर्यवेक्षक धर्मवीर शुक्ला ने शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और कहा कि एक सप्ताह के अंदर यह पूरी जानकारी एक बंद लिफाफे में पार्टी आला कमान को सौंपी जाएगी। मौके पर जिला कार्यकारी अध्यक्ष कृपा शंकर शाही, मीडिया प्रभारी वेद प्रकाश मौजूद रहे। 25 का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस अभियान समिति की ओर से मुझे मुजफ्फरपुर का पर्यवेक्षक बनाया गया है और ये 2 दिवसीय दौरा यात्रा हमारा 20 तारीख से 21 तारीख तक था, जिसमें कल सभी जिला के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, वरिष्ठ कांग्रेस जन, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक एवं वर्तमान के सभी राजनीति कांग्रेस में करने वाले लोगों से बातचीत मुलाकात हुई और आज भी हमारी कई दौर की बातें सभी प्रत्याशियों से, मुख्य रूप से जिले के सभी सीटों पे अच्छे उम्मीदवार के चयन का एक फाइनल बनाना है, जो हमें यहाँ से एकत्रित कर आला कमान को सौंपना है। उस पर आला कमान अपना मुहर लगाएंगे, आला कमान अपना डिसीजन करेंगे। मुझे जिस काम के लिए भेजा गया है उस काम को बाखूबी और ईमानदारी से हम करने का कोशिश किए हैं और इसमें सभी कांग्रेस जन, यहाँ के सभी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने सहयोग किया और इसमें जितने भी लोगों का लिस्ट कम से कम 3 हर विधानसभा से और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों का नाम चिन्हित कर हमें बंद लिफाफा में आला कमान को भेजना है और हम आज ये सारी प्रक्रिया यहाँ से पूरा करेंगे और कोशिश रहेगा कि 25 तक जो हमारा डेट है उस बीच हम और भी वरिष्ठ कांग्रेस जनों से विचार विमर्श करेंगे। ऑफिशियली आज यात्रा खत्म होता है, लेकिन हमारा चूंकि मुजफ्फरपुर से लगाव रहा है, मेरा कार्य क्षेत्र और कर्मभूमि है, इस कारण हमारा लोगों से बात अभी 1-2 दिन और चलेगा और इसमें सारी तैयारी करके हर विधानसभा से 3 से 5 लोगों का नाम एकत्रित कर और जिला में जो भी समस्या है, मूलभूत समस्या है, उसको भी हमें चिन्हित करके आला कमान को सौंपना है कि किन किन समस्याओं के कारण ये जिला पिछड़ा है, किन किन समस्याओं के कारण मुजफ्फरपुर की दुर्गति देश में, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, आज भी 229वां पायदान पर मुजफ्फरपुर शहर है, जो कभी मशहूर लीचियों और वरिष्ठ जनों के कारण हुआ करता था। आज इसकी स्थिति इतनी खराब है। इन सब चीज़ों से भी अवगत कराना है आला कमान को और किन किन चीज़ों पर हम चुनाव मजबूती से लड़ सकते हैं, ये भी हमें अपने स्तर से कांग्रेस जनों से बात करके एक रिपोर्ट सौंपना है। क्या कांग्रेस सभी सीटों पर तैयारी कर रही है, सभी सीटों पर लड़ने? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ये बराबर सालों निरंतर इसकी तैयारी 243 विधानसभा प्रदेश में रहती है, राज्य में रहती है। लेकिन आज की जो परिस्थिति में अगर गठबंधन के साथ जाना पड़ता है तो गठबंधन धर्म का पालन करना हम सभी का कर्तव्य है और गठबंधन के तहत जो सीट मिलेगी वो तो मजबूती से हम लड़ेंगे ही, लेकिन हमारे लिए जिला के 11 सीट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमें मिलने वाला सीट। आपका मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव या आपकी पार्टी ये फैसला आला कमान करेंगे और उन्होंने भी यह दावा नहीं किया है कि मैं ही बनूंगा तब आपसे गठबंधन करूंगा। ऐसा आप लोग कहीं अगर सुने हैं तो बताएं। हर पार्टी तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। हर पार्टी को अपना हक है अपने नेता को आगे करना। उनकी पार्टी ने उनको तय किया है, उनको स्वीकार है, हम इस पर विरोध करने वाले होते कौन है? हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी एनडीए से है, हमारी लड़ाई वैसे लोगों से है जो देश में अखंडता, देश की अखंडता संप्रभुता नहीं, गठबंधन में आएंगे, महागठबंधन में तो आपके जो उम्मीदवार होंगे मुख्यमंत्री वो तेजस्वी यादव रहेंगे। ये फैसला हम नहीं कर सकते हैं ना, ये फैसला आला कमान करेंगे और इसके लिए निश्चित उत्तर आला कमान या प्रदेश पदाधिकारी ही दे पाएंगे। आप पप्पू यादव थर्ड फ्रंट बना रहे हैं तो उसमें कांग्रेस जाएगी क्या? ये भी हमारा विषय नहीं है, इसको भी बताने की स्थिति में हम नहीं। हाँ, ये जरूर है कि मैं प्रदेश के प्रवक्ता के नाते अगर पार्टी हमको कोई इंस्ट्रक्शन देगी तो इस पर निश्चित उत्तर आपको दे पाएंगे। पार्टी स्तर में अभी ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। पप्पू जी अपना काम कर रहे हैं, वो उनकी अपनी कोशिश है, अपनी सोच है, वो करे अपना काम। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम किसी के साथ क्यों जाएंगे? हमारे साथ गठबंधन में आप राजद के साथ जाते हैं?
नहीं, राजद के साथ जाते नहीं, राजद के साथ हमारा एलायंस बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है और बीच में हम भागे छोड़े नहीं हैं। जब से हम राजद के साथ आए, हम राजद के साथ ही हैं, हम भाग दौड़ नहीं किए और लोगों की तरह। शुक्रवार को महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा एक आवेदन मेयर सुरेश कुमार को दिया गया। महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खान ने बताया कि शहरी क्षेत्र में कोरोना वायरस जैसी महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए निगम के स्तर से वार्ड पार्षद के माध्यम से दलित और महादलित बस्तियों को चिन्हित कर मास्क और साबुन का वितरण कराया जाए ताकि कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने में मदद मिल सके। मौके पर महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव अब्दुल बाकी, सचिव मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद शौकत सहित कई लोग मौजूद थे। आज महानगर राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा मुजफ्फरपुर शहर के माननीय महापौर श्री सुरेश कुमार जी को एक आवेदन दिया गया है, जिस आवेदन के आलोक में हम लोगों ने ये उनसे मांग किया है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से हम लोगों ने ये मांग किया है कि कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी को देखते हुए मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसको रोकथाम हेतु हम लोगों ने एक आवेदन दिया है और उनसे मांग किया है कि वार्ड स्तर पर और निगम स्तर से खास तौर पर जो दलित और महादलित बस्तियां हैं शहरी क्षेत्र में, उसमें मास्क और साबुन का वितरण निगम के स्तर से कराया जाए ताकि कोरोना जैसे महामारी को रोकने में शहर में मदद मिल सके। शनिवार को पुरानी बाजार सोनार पट्टी स्थित जोहरी ज्वेलर्स नामक दुकान का उद्घाटन नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने फीता काटकर किया। वहीं संस्थान प्रोपराइटर ऋषभ ने बताया कि यहां सिर्फ हॉलमार्क सोना चांदी की ज्वेलर्स उपलब्ध है और बेहतर क्वालिटी की गारंटी है। साथ ही बताया कि नए ग्राहकों को डिस्काउंट भी दिया जाएगा और पर्व त्यौहार के मौके पर खास ऑफर की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर वसीउल हक रिजवी, बीजेपी नेता खुर्शीद आलम इत्यादि उपस्थित रहे। आज के दिन हमारे प्रतिष्ठान जोड़ी ज्वेलर्स का उद्घाटन हुआ है, जो कि माननीय सुरेश शर्मा के द्वारा किया गया है और हमारे दुकान पे आपको सिर्फ हॉलमार्क ही सामान मिलेगा और चांदी का जो भी जेवर होता है वो बिल्कुल प्योर मिलेगा, प्योरिटी की गारंटी पूरी रहेगी। कृपया आप एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, एक बार विजिट के लिए ज़रूर आएँ। कौन कौन सा वैरायटी उपलब्ध है ज्वेलरी में, गले के सेट में? ये सब ज्वेलरी में आप जो भी चाहिए, चांदी का आइटम हो या सोना का आइटम हो, आपको जो चाहिए, हार हो, चेन हो, रिंग हो, पायल हो, चांदी में जो भी चाहिए सारा आइटम अवेलेबल है। लोकेशन क्या आपके? हमारा लोकेशन हुआ मुजफ्फर समाजार SBI ATM के बगल में, सोनरपट्टी पुरानी बाजार। शॉप का नाम हुआ जौहरी ज्वेलर्स। भारत को समृद्ध करने के लिए व्यवसायियों आगे आना है और यहाँ हर क्षेत्र में मुजफ्फरपुर आभूषण के क्षेत्र में प्रमुख जगह रहा है। वहाँ हमारे भाई ने आभूषण का छोटी दुकान लेकिन खूबसूरत दुकान खोली है, उसका हमने आज उद्घाटन किया है। मैं चाहूँगा कि इस तरह से और हमारे भाई व्यवसाय के क्षेत्र में हर क्षेत्र में बढ़े और सौभाग्यशाली भारत। इसी के साथ आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।